हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वाटिका अग्रवाल और मैं आपको पढ़ा रही हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड्स को देखा था। इस वाले लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन को स्टडी करेंगे। ये स्टडी करने से पहले एक बार हम लोग स्पीड केमिस्ट्री का टाइम टेबल देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले नॉमेनक्लेचर फिनिश कर लिए हैं। जीओसी फिनिश हो चुका है, आइसोमेरिज्म, अभी हमारा रनिंग टॉपिक चल रहा है हाइड्रोकार्बन। इसके बाद हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। इसके बाद अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, कार्बोनाइल कंपाउंड, अमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस तरीके से हम केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। आज हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन स्टार्ट हो रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है एडिशन रिएक्शंस को। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि किसी एल्कीन मॉलिक्यूल पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल ऐड हो रहा होता है। बेसिकली हम लोग बोलें तो क्योंकि एल्कीन और एल्कीन में क्योंकि एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस पाई बॉन्ड के एक्सपेंस पर दो सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एडिशन रिएक्शन कह देते हैं एल्कीन्स के लिए। तो बच्चों यहाँ पर देखो, कोई एल्कीन है, इसका रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन के साथ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि ये जो 1 पाई बॉन्ड है, ये 1 पाई बॉन्ड के एक्सपेंस पर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड के एक्सपेंस पर 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है वो लेस स्टेबल सिस्टम से मोर स्टेबल सिस्टम की तरफ मूव कर रहा है। तो ये क्या करेगा, एनर्जी को लिबरेट करेगा। यानी कि ये जो रिएक्शन होगा वो कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और रूम टेम्परेचर पर प्रोसीड हो जाएगा। हमें इसके लिए हाई टेम्परेचर की नीड नहीं होगी। अब एल्कीन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बच्चों, एल्केन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि एल्केन्स क्या देते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस देते हैं। वैसे ही एल्कीन्स कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती है। ठीक है, ये कोई एल्कीन है, हम लोगों ने इसका रिएक्शन XY के साथ करवाया। XY कोई भी अटैकिंग मॉलिक्यूल है जो कि किसके साथ ऐड होने वाला है, एल्कीन के साथ ऐड होने वाला है। तो आप लोग क्या देखोगे बच्चों कि यहाँ पर ये 1 पाई बॉन्ड के एक्सपेंस पर 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, एक X के साथ और दूसरा Y के साथ फॉर्मेशन हो गया। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो कैसा प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड की बात कर लेते हैं। बच्चों, हैलोजन एसिड का मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर HX का एडिशन करवा रहे हैं। ठीक है, HF, HCl, HBr और HI, इनको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, हैलोजन एसिड की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कोई एल्कीन है, इसका रिएक्शन HX के साथ हुआ तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, ये कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। वापस से आप वही चीज देख रहे हो कि 1 पाई बॉन्ड के एक्सपेंस पर 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ये कोई एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब बच्चों, आप लोग एक चीज और क्या देख रहे हो कि यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ ना कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो हैलोजन है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जबकि जो हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो अब क्या होगा बच्चों कि जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होती हैं, जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होती है अपन उसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉनिकली रिच होती है हम उसको न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं।
अब क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, ये एल्कीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो ये अपने पास किसको अट्रैक्ट करेगा? ये अपने पास अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज को, H+ स्पीशीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो और फिर ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब क्या होता है बच्चों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है, वैसे तो एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का भी हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल का भी हो रहा है, फिर हमने इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोला? हमने इसको इसलिए बोला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इस रिएक्शन के स्लो स्टेप में कौन आकर जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल इससे आकर जुड़ेगा, और जो स्पीशीज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होती हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोल देते हैं, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एल्कीन से इलेक्ट्रोफाइल जाकर ऐड हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो बच्चों यहां पर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? HI की, फिर HBr की, फिर HCl की और फिर HF की। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी HI के लिए क्यों है? क्योंकि सबसे अच्छा एसिड ही HI है, तो ये जल्दी से डिसोसिएट होगा, जल्दी से H+ और I- में चेंज होगा, तो ये जल्दी से क्या करेगा? रिएक्शन करवाएगा। इस वजह से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? हाइड्रोजन हैलाइड में HI के लिए होगी। ठीक है, अब हम लोगों ने कोई जनरल रिएक्शन ले लिया, किसी एल्कीन का रिएक्शन HX के साथ हो रहा है, तो यहां पर हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता है यहां पर ये क्यों हुआ, इसका एक रीजन दिया हुआ है, और वो रीजन क्या है? एडिशन ऑफ HX ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, यानी कि जब भी एडिशन होता है तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है? मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, आपने यहां पर क्या देखा कि ये जो अटैकिंग रिएजेंट था, इसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाकर जुड़ा जहां की नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम थे, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम थे, वहां से जाकर कौन जुड़ा? हैलाइड जाकर जुड़ा, और हमारे पास किसका फॉर्मेशन हुआ? प्रोडक्ट का। ठीक है, अब हम लोग मार्कोनिकॉव रूल की बात कर लेते हैं। वैसे तो अभी अभी हम लोग देख कर आए हैं, क्या देख कर आए हैं? कि किसी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जहां की नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम हो। यही रूल क्या है? मार्कोनिकॉव रूल है। और मार्कोनिकॉव रूल हमेशा 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 किस पर अप्लाई होता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अप्लाई होता है, क्योंकि मान लो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो वहां पर एल्कीन के जो कार्बन कार्बन है उन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सेम होंगे, तो सिमेट्रिकल एल्कीन पर कभी भी मार्कोनिकॉव नहीं लगता। ये हमेशा कौन सी एल्कीन पर अप्लाई होता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, व्हेन अ मॉलिक्यूल HX adds upon unsymmetrical unsaturated hydrocarbon, the halogen atom goes to the unsaturated carbon atom bearing lesser number of hydrogen atoms। वही चीज वापस से लिखी हुई है कि अटैकिंग रिएजेंट उस कार्बन पर जाता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस कार्बन पर जाता है जहां की नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम हो। अब हमें फेलियर बोल दिया, अभी अभी तो रूल पढ़ाया और उसका फेलियर भी बता दिया। फेलियर बहुत बड़ा था बच्चों, इस वजह से जल्दी से बताना पड़ा। फेलियर क्या था बच्चों? कि ये एल्कीन से डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि यार कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नाम की भी तो कोई चीज होती है, तो अगर रीअरेंजमेंट होता है तो वहां पर मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई नहीं हो सकता। यही इसका फेलियर है। मार्कोनिकॉव रूल कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज the electrophilic addition to unsymmetrical alkene always occur through the formation of a more stable carbocation intermediate। यानी कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको हम लोग मॉडर्न मार्कोनिकॉव भी बोल सकते हैं कि ये जो रूल है
वो मॉडर्न मार्कोनिकोव रूल है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहां पे कि आपका जो अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो किससे जाकर ऐड होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट से जाकर अटैच होगा। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज, है ना, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हैपन्स वेर एवर एप्लीकेबल। यही इसका फेलियर था। अब देखो, जैसे कि हमें ये कोई एल्कीन दे दी, अगर अपन मार्कोनिकोव रूल लगाते तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग तो हेलोजन को इस वाले कार्बन से जुड़ जाना चाहिए था, पर अगर हम लोग कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट से देखें तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री में रीअरेंज हो जाएगा और 3 डिग्री कार्बन से जाकर क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन जुड़ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग था, जो कि गलत है, और ये वाला प्रोडक्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये कोई रिएक्शन है, यहां पर वापस से HBr का रिएक्शन करा दिया। अब आपको पता है कि यहां पर भी वापस से अपन को सबसे पहले तो कार्बोकेटायन बनाना पड़ेगा इस तरीके से। अब ये जो कार्बोकेटायन है वो कितने डिग्री है बच्चों, 2 डिग्री है। अब ये 2 डिग्री किस में रीअरेंज होना चाहेगा, 3 डिग्री में रीअरेंज होना चाहेगा। तो ये 3 डिग्री में इस तरीके से रीअरेंज हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल है। अब इस ज्यादा स्टेबल से कौन आकर जुड़ जाएगा, ब्रोमीन एटम, यानी कि ये वाला रिएक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटायन क्या होना चाहता है, रीअरेंज होना चाहता है। 1 डिग्री से 2 डिग्री जाना चाहता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री जाना चाहता है, यानी कि उसकी दौड़ किधर की तरफ है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ उसकी दौड़ है, कि वो जैसे ना तैसे किस में चेंज होना चाहता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में चेंज होना चाहता है। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, in the presence of peroxides the addition of HBr on unsaturated unsymmetrical alkene takes place contrary to Markovnikov rule, यानी कि वहां पर भी मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं होता। कब फॉलो नहीं होता, जबकि आप कोई हेलोजन एसिड HBr ले रहे हो, ठीक है, और उसके साथ आपने साथ में क्या डाल दिया, वहां पर क्या भुरक दिया, पेरोक्साइड डाल दिया, तो वहां पर फिर मार्कोनिकोव प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वहां पर एंटी मार्कोनिकोव यानी कि उसका उल्टा प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट एंड इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द मैकेनिज्म ऑफ द एडिशन। मैकेनिज्म ही डिफरेंट हो जाती है बच्चों। देखना एक बार क्या होता है, यहाँ पे ये कोई एल्कीन है, अगर अपन HBr CCl4 के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास मार्कोनिकोव बन रहा है, जबकि अगर आप यहां पर HBr पेरोक्साइड ले लोगे तो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये जो ब्रोमीन एटम है ये इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी कि यहां पर हमारे पास मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इस प्रोडक्ट को हम लोग एंटी मार्कोनिकोव एडिशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन भी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों, क्या है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है कि वाई HCl एंड HI डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। ऐसा क्यों है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HI और HCl एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट नहीं बनाते, जबकि HBr के साथ अगर हमने पेरोक्साइड लिया तो हमें एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिल रहा है, जबकि अगर आप HCl या फिर HI लोगे तो आपको एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? तो बच्चों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि जो HCl बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HBr से, इस वजह से वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता और वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाता, यानी कि वहां पर कोई एल्कोक्सी फ्री रेडिकल नहीं बनता। जब HBr के साथ पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है ना बच्चों, तो ये फ्री रेडिकल एडिशन होता है। क्या होता है? फ्री रेडिकल एडिशन होता है।
तो वो जो एल्कोक्सी अपन ने पेरोक्साइड लिया था वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, यानी कि वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन नहीं कर पाता। और अगर वो फ्री रेडिकल एडिशन नहीं कर पाएगा तो वो HCl के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी नहीं बना पाएगा। ठीक है, अब HI के साथ क्या होता है कि HI बॉन्ड जो है वो वीकर होता है HBr बॉन्ड से, इस वजह से एल्कोक्सी फ्री रेडिकल उस बॉन्ड को तोड़ देता है। पर जो एडिशन ऑफ आयोडीन एटम होता है एल्कीन पर, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि देयरफॉर आयोडीन एटम सो फॉर्म कंबाइन विद ईच अदर टू यील्ड आयोडीन, यानी कि वहां पर उल्टा ही हो जाता है। हम तो सोचते थे कि यार ठीक है जो भी है हमारे पास HI का एडिशन हो जाना चाहिए, पर वहां पर जैसे ही I रेडिकल और I रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों ही ऐड होकर किस में चेंज हो जाते हैं, I2 में, यानी कि उस कंडीशन में भी हाइड्रो हैलोजिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे ये कोई एल्कीन है बच्चों, इसका रिएक्शन HBr पेरोक्साइड के साथ कराएंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये जो ब्रोमीन एटम है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस कार्बन पर जाएगा जहां की नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा हैं, तो इसने ये कोई प्रोडक्ट बना लिया। जबकि अगर HCl के साथ पेरोक्साइड लेंगे तो इस कंडीशन में ये फ्री रेडिकल एडिशन नहीं होगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। और नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से तो हमें वो प्रोडक्ट मिलता है जो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट से बनता है, यानी कि हमें यहाँ पर ये 3 डिग्री क्लोराइड मिल जाएगा। अगर यही रिएक्शन हम लोग HBrCCl4 के साथ करवाते तो इस कंडीशन में भी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ना बनके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के साथ ब्रोमीन एटम जुड़ जाता, यानी कि हमें ये कोई प्रोडक्ट मिलता। तो बच्चों इन तीनों को निहार लो, बहुत अच्छे से निहार लो। क्यों निहार लो? क्योंकि अगर पेरोक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ, HCl के साथ पेरोक्साइड होगा तो नॉर्मल मार्कोनिकॉफ, HBr के साथ CCl4 होगा तो भी मार्कोनिकॉफ, जो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट से फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब अपन, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि प्रोपीन एंड हायर एल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म अल्कोहल, यानी कि अगर वाटर के साथ में आप कोई भी एसिड ले लेते हो, है ना, तो वो क्या करता है, वाटर और H+ मिलकर अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज द हाइड्रेशन रिएक्शन, है ना। इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन इज कार्बोकेटायन, सो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस, यानी कि क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है इस वजह से यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है बच्चों, एक बात याद रखना कि जहां भी कार्बोकेटायन बन रहा हो ना, 1 मिनट के लिए रुक जाना और देखना अच्छे से कि यार रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे ये कोई एल्कीन है, इसका रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 का क्या मतलब है कि वहां पर H+ भी प्रेजेंट है और H2O भी प्रेजेंट है, उसके साथ हाइड्रेशन रिएक्शन होगी, यानी कि ये वाला बॉन्ड इस तरीके से मूव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ से आकर क्या जुड़ जाएगा, OH और यहाँ पर H। अब इस वाले एडिशन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वापस से वही स्ट्रक्चर है, डाइल्यूट D2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया तो इनिशियली यहाँ पे माइग्रेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज, अब ये 2 डिग्री है, किस में रीअरेंज होगा, 3 डिग्री में, यानी कि अब ये रीअरेंज होकर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज से ऑक्सीजन और ड्यूटीरियम ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मीडियम में DOD ये प्रेजेंट है। ठीक है, एडिशन ऑफ X2 ऑन एल्कीन, अभी अभी हमने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ HX पढ़ लिया, एडिशन ऑफ H2O भी पढ़ लिया, थर्ड नंबर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ X2, यानी कि हैलोजिनेशन रिएक्शन को। क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा
और एक हैलोजन के साथ, एक दूसरे हैलोजन के साथ क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक सिग्मा और यहाँ पर एक और सिग्मा बन गया। ठीक है, अब आपको पता है कि एडजेसेंट कार्बन एटम्स से अगर हैलोजन एटम अटैच होता है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, विसिनल हैलाइड बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। कोई हैलोजन है, उस पर पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, एल्कीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, स्लो स्टेप है ना। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ये वाला जो कार्बोकेटायन होता है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। जो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, प्योर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल कार्बोकेटायन। एंड अगर इस तरीके से साइक्लिक स्टेट बनेगी तो अपन इसको क्या बोल देंगे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बोल देंगे। अब इस नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये वाला बॉन्ड X+ पे जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एंटी अटैक होने से इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, उसका रिएक्शन Br2 और NaCl के साथ हो रहा है। आपको क्या बात समझ में आ रही है कि यार Br2 का मतलब तो ये है कि Br+ भी है और Br- भी है। ठीक है ना। एक्वस NaCl का क्या मतलब है कि यार Na+ भी है और Cl- भी है। एक्वस का मतलब क्या है कि H+ भी है और OH- भी है। ये मतलब हुआ ना, यानी कि सभी के सभी इस पर अटैक कर सकते हैं। और हमसे पूछा भी क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो हमने Br2 के साथ रिएक्शन करवाया तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ से ये कोई प्रोडक्ट बन सकता है। अब Cl- भी तो है, तो Cl- से इस तरीके से बन सकता है। अब OH- भी तो है, तो उससे हमारे पास ये कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो आपने क्या देखा, हमारे पास टोटल कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में बच्चों हम लोग मोस्टली अनसैचुरेशन टेस्ट लैबोरेटरी टेस्ट की बात करेंगे, जो कि लैब में प्रोसीड किए जाते हैं अनसैचुरेशन का पता लगाने के लिए। तो अनसैचुरेशन का पता हम लोग ब्रोमीन से भी लगा सकते हैं। ब्रोमीन खुद में लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और अगर ये एडिशन रिएक्शन देगा तो ये कलरलेस कंपाउंड में चेंज हो जाता है। यानी कि ब्रोमीन की बोतल मान लो कि ब्राउन कलर की है, उसमें तुमने कोई एल्कीन डाली तो वो पूरी बोतल क्या हो गई, कलरलेस हो गई। अरे वाह यार, मैजिक हो गया। तो मैजिक नहीं हुआ, रिएक्शन हुई है। तो वो अगर कलर्ड से वो अगर कलरलेस में चेंज हो जाए, इसका मतलब क्या है कि जो कंपाउंड तुमने लिया था वहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, वो कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये कोई एल्कीन है ना। अब हमें क्या क्या पूछा है कि विच विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन विद Br2 CCl4। तो आपको पता है कि यार यहाँ पर तो कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, ये देगी। अब ये एरोमेटिक है बच्चों, एरोमेटिक सबस्ट्रेट कभी भी अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स खुद में ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो एडिशन रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करते, क्योंकि एडिशन रिएक्शन प्रोसीड करने से उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इस वजह से बेंजीन जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, वो कभी भी एडिशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से उसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है। ठीक है, ये कोई एल्कीन है, ये तो सिंपल एल्कीन है, ये तो अनसैचुरेशन टेस्ट देगी। एज इट इज ये भी कोई एल्कीन है, ये भी अनसैचुरेशन टेस्ट देगी। यहां से अनसैचुरेशन टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। बेंजीन अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देगी,
ठीक है, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और वो एडिशन रिएक्शन देकर अपनी एरोमेटिसिटी को लूज नहीं करना चाहती है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा, है ना। थर्ड वाला जो कंपाउंड है वो लैब टेस्ट अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, HOCl का एडिशन हम लोग देखने वाले हैं, HOX का एडिशन। वापस से ये जो HOX का एडिशन है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और ये मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता है। हमने ये कोई स्लो स्टेप लिया, Cl+ बना, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बना और फिर हमारे पास फाइनली Cl और OH ऐड हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों वो 2 तरीके के हैं, एक तो होते हैं स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल और एक होते हैं बिगर इलेक्ट्रोफाइल। अब आप सोचोगे कि यार हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं बताऊंगी ना, मेरे बताने के बाद पता चलेगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों कि H+ और ड्यूटीरियम प्लस, H+ और D+ स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि ये हमेशा क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि अगर H+ और D+ के अलावा और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाए ये कौन से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेंगे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि अगर H+ या D+ इलेक्ट्रोफाइल होगा तो क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा और H+ और D+ के अलावा अगर कोई भी कार्बोकेटायन होगा तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल 1 दिया क्या हुआ है, ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोफाइल 1 यानी कि जो स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जैसे कि H+ या फिर D+, इनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन नहीं बनाते, पर ये रीअरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, रीअरेंजमेंट करते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रोफाइल 2 है वो रीअरेंजमेंट नहीं करते। तो इसी के ये एग्जाम्पल बच्चों आपको दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये H+ जहां जहां भी है तो कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है, क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा है, इस तरीके से। अब जो सेकेंड टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वहां पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जैसे कि अगर आप ब्रोमीन का एग्जांपल लो तो यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है भाई, साइक्लिक कार्बोकेटायन बनाते हैं, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ये कोई टेबल हो गई Br+, Cl+, ये बड़े बड़े जो इलेक्ट्रोफाइल हैं ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, क्या बनाएंगे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर आकर हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। ऑल द बेस्ट बच्चों, मचा दो, पढ़ते रहो और ई सरल के ऐप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्कीन की ही और रिएक्शंस पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रिएक्शन, कार्बीन का फॉर्मेशन वगैरह। तो तब तक आप इसको रिवाइज करो और इसी तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट बच्चों, मचा दो।